हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एनआईओएस के बुक नोट्स लेकर। कोर्स करेंगे 501। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है ये। इसके अंदर बहुत मेन जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सारी कवर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनिटर प्रणाली के साथ। मॉनिटर प्रणाली होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वरिष्ठ विद्यार्थी जो होता है वो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ठीक है, और यही जो थी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। क्या देन मानी जाती है? मॉनिटर प्रणाली। बात करते हैं इसी के अंदर क्या था, मनुकाल यानी कि स्मृति काल। जो ये होते थे ब्राह्मण पुत्र जो थे वो गुरु बनाए जाने लगे थे। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो अपने पुत्रों को जो ना इसी फील्ड के अंदर आगे लेके जाते थे कि बेटा तुम्हें ही इनके गुरु बनना है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि जो अध्यापन का जो काम था, अध्यापन मात्र जो है ब्राह्मणों का ही पारिवारिक व्यवसाय बनकर रह गया। ठीक है, सिर्फ वही पढ़ा सकते थे और कोई पढ़ा ही नहीं सकता था। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? निकट बैठना, यानी कि गुरु के बिल्कुल पास बैठते थे, नीचे बैठते थे उनके पैरों में और बैठ के वो पढ़ते थे। ठीक है, उपनिषद के बारे में मानियर विलियम्स ने क्या कहा है, उन्होंने एक शब्दकोश लिखा है, उसमें उपनिषद का अर्थ बताया है कि परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित करके अंधकार को दूर भगा देना उपनिषद है। और शंकराचार्य जी ने क्या कहा, उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है या ब्रह्मा ज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे प्राचीन काल की, आधुनिक काल की। इनमें जो है मेन टर्म्स आई हुई थी कि प्राचीन काल में हम यूज करते थे ज्ञान का सृजन, संरक्षण, प्रसारण पर बल, यानी कि इन तीन चीजों पर बल दिया गया था। ठीक है, किस किस पर बल दिया गया था? ज्ञान के सृजन पर, संरक्षण पर और प्रसारण पर। अगर दूसरी तरफ हम देखिए आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल में किस पे बल दिया गया था? अध्यापन पर। यह अध्यापक नहीं है, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी। अध्यापन पर बल दिया गया, संरक्षण की जगह यहाँ पर शोध पर बल दिया गया, और ये प्रशासन नहीं, ये प्रसारण है, यानी कि प्रसारण पर बल दिया गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको कि प्राचीन काल के अंदर और आधुनिक काल के अंदर किन चीजों पर बल दिया गया था? प्राचीन काल में ज्ञान के सृजन पर, संरक्षण पर, प्रसारण पर, और आधुनिक काल के अंदर अध्यापन, शोध और प्रसारण के समान है, इन चीजों पर बल दिया गया। बात करते हैं हम मुस्लिम एजुकेशन की। मुस्लिम एजुकेशन में दो टर्म्स आती है हमारे सामने, एक आती है मकतब, दूसरा आता है मदरसे। जो मकतब है वो निम्न शिक्षा के लिए यूज किया जाता है और जो मदरसे हैं वो उच्च शिक्षा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मकतब के अंदर हम जो प्राइमरी एजुकेशन है उन बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसों के अंदर हम उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 3 R's की, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक। ठीक है, बात करते हैं पाठ्य चयात्मिक कार्यकलाप, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर परंपरागत कक्षा के साथ स्व अधिगम और विभाजित कक्षाएं भी आती हैं। इतना मेन पॉइंट इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। बात करते हैं हम सबसे मेन पॉइंट्स की, जहां पर हमारे चार्टर, अधिनियम, सिद्धांत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं अब। 1813 का चार्टर, ये था क्या? भारतीय इतिहास में शिक्षा की राज्य प्रणाली की स्थापना एक चार्टर अधिनियम द्वारा ही शुरू हुई थी। ठीक है, 1813 के अंदर आप ये सोचेंगे 1 लाख फॉर एजुकेशन क्या है? इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया कि प्रत्येक वर्ष साहित्य के पुनर्जीवन के लिए, भारत के देशी विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान दिया गया। बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैकाले मिनट्स। नाम तो सुना ही होगा आपने मैकाले का। 1835 का मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था किस पे? अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पे। ये जो लॉर्ड मकाले हैं वो थे कौन? वो थे जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन के चेयरमैन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने मैकाले मिनट्स और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी, दोनों दी इन्होंने। बात करते हैं वुड के डिस्पैच की। ठीक है, वुड डिस्पैच क्या है आपका? ये 1854 में आया था। इसके अंदर किस किस चीज पर बल दिया गया था? ये दिया गया था फ्रेंड्स, इसके अंदर व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक संरचना पे बल दिया गया। दूसरा, इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? लोक नौकरशाही की उत्पत्ति इसका मूल लक्ष्य था। और ये पहली बार कहां पर आया था? बंगाल, मुंबई, पंजाब, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा वुड डिस्पैच। ठीक है।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा समझा जाता है। मैग्ना कार्टा समझा जाता है इसको। ब्रिटिश संसद की ओर से शिक्षा नीति के रूप में अपनाई जाने वाली ये सरकारी पहली घोषणा थी। ठीक है, पहली सरकारी घोषणा थी ये वुड डिस्पैच। इसके द्वारा क्या था, भारतवासियों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको वुड डिस्पैच। बात करते हैं अब हंटर कमीशन की। 1882 के अंदर आया था ये हंटर कमीशन। ये जो है इसके अंदर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर दो स्ट्रीम्स में बांट दिया गया था। एक था हमारा हायर एजुकेशन और दूसरा है हमारा टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं हंटर कमीशन के अंदर। इसके अंदर बात करते हैं अब हम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर भी। इसके अंदर क्या था, विश्वविद्यालय नियंत्रण के अधीन विद्यालय शिक्षा। बात करते हैं सैडलर कमीशन की 1917 की। इन्होंने क्या किया था भाई, इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हुई थी इसके अंदर। और इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश करी थी, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन की सिफारिश करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, सैडलर आयोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे। ठीक है, सैडलर आयोग ने ये अनुशंसा की थी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित कर दिए जाएं, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण आए। ठीक है, जो ये इस प्रकार जो सैडलर आयोग है, आज का जो +2 अवस्था है, जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज इसी ने बोया था। किसने, सैडलर कमीशन यानी कि सैडलर आयोग ने। जो इसकी रिपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा व्यापक थी और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया। ये पहली बार हुआ है कि किसी आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ा और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा के नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया। बात करते हैं फ्रेंड्स हार्टंग समिति की। देश में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से सन 1929 यानी कि 1929 में हार्टंग समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस समिति ने दावा किया था कि विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा अब भी समस्त माध्यमिक पाठ्यचर्या सबसे प्रमुख या प्रबल है। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए समिति ने अनुशंसा की कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं, उनके लिए मिडिल स्कूल के बाद विद्यालयों में अधिक विविध पाठ्यक्रमों का जो है प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो है टेक्निकल एजुकेशन पर बल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं सप्रू समिति की, जो कि 1934 के अंदर आई थी। 1934 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों की जांच करने हेतु इस समिति की वो करी थी। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, समिति का ये निष्कर्ष था इसके अंदर कि हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं के लिए, डिग्रियों के लिए तैयार करती है। ठीक है, लेकिन जीवन में किसी व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती। ठीक है, अब बात करते हैं सिफारिश इंटरमीडिएट स्टेज को समाप्त कर दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और क्या कहा था, अंतर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया जाए, डिग्री जो है वो 3 वर्ष की हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर पॉइंट्स कहे गए थे। अब बात करते हैं हम अबॉट वुड रिपोर्ट की। ठीक है, अबॉट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट की, जो ये है 1935 में आई थी ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर बात करते हैं हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए। ठीक है, इसके जो श्री अबॉट थे, वुड को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था ताकि वे सरकार को व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर सलाह दे सके। ठीक है, कि आइए सर हमें सलाह दीजिए इसके बारे में। ठीक है, अबॉट और वुड की इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत भी कर दी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा क्या गया था, व्यावसायिक संस्थाओं का एक पूर्ण जो है पूरा एक सॉल्यूशन इसके अंदर समझाया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो है पॉलिटेक्निक जो ये वर्ड है वो इसी से आया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि तकनीकी शिक्षाओं का, तकनीकी संस्थाओं का उदय हुआ था, जिसे पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जाकिर हुसैन समिति की 1937 की। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपकी वर्धा स्कीम। बात करते हैं आप जाकिर हुसैन समिति प्रतिवेदन की, यानी कि वर्धा स्कीम की। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, देखिए 1937 में जब 7 प्रांतों में देशी निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय सरकारें बनाई गई, तो उन्होंने अपना जो ध्यान है वो शैक्षिक सुधारों पर दिया।
ठीक है। शैक्षिक सुधारों पर दिया। 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 साल के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी? मातृभाषा के माध्यम में दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि गांधी जी द्वारा सुझाया गया था 7 साल तक उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, वो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज में यानी कि उनकी मातृभाषा में। ठीक है, बात करते हैं अब सार्जेंट रिपोर्ट की। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है? पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें शिक्षा के सभी स्तर और पक्ष पूर्व प्राथमिक हो गया, आपकी हायर एजुकेशन हो गया, विश्वविद्यालय शिक्षा हो गया तथा साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिक और सांवृत्तिक शिक्षा सम्मिलित थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपकी राधा कृष्णन आयोग की। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग 1948 और 49 के अंदर थी ये। इसका जो गठन है, ठीक है, इसका गठन भारत सरकार ने 1948 में किया था। इसकी किसमें अध्यक्षता थी? इसके डॉक्टर एस राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। इसका मुख्य सरोकार क्या था? कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, यह इसलिए किया गया क्योंकि स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेतृत्व की जरूरत थी। ठीक है, यह अपेक्षित था कि यह नेतृत्व शिक्षित नवयुवकों से प्राप्त होगा। बात समझ में आई आपको? बात करते हैं अब हम मुदालियर आयोग की, जो कि 1952 के अंदर आया था। ठीक है, भारत सरकार ने इसका गठन 1952 में किया था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अंदर जो है क्या क्या बातें कही गई थी? टीचर्स की एजुकेशन के लिए बात की गई थी कि भाई प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दो 2 साल का, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस आयोग के अंदर आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की जबरदस्त सिफारिश की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आयोग की, आपकी दुर्गाबाई देशमुख समिति की, यानी कि महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति। ठीक है, पहले आपको पता होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है महिलाओं की शिक्षा पे कोई जोर नहीं था, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी वो, तो अब उस पर ही फोकस किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया। इसके अंदर कहा क्या गया कि भाई लड़की और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाई जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, ये सब कहा गया इसके अंदर। बात करते हैं अब कोठारी आयोग की। ठीक है, कोठारी आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है 1964 से 66 में। इसके अंदर क्या था? 7 टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारी समितियां थी, आयोग थे, लेकिन उनमें कुछ हो नहीं रहे थे परिवर्तन, तो कोठारी आयोग लाया गया। ठीक है, इसके अंदर करा क्या क्या गया भाई? 7 जो है मैंने बता दिया, 7 टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था इसके अंदर। ठीक है, और क्या किया गया था इसके अंदर? इसके अंदर किया गया था फ्रेंड्स उत्पादकता वृद्धि की शिक्षा पर जोर दिया गया। दूसरा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा दी गई। तीसरा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यशपाल समिति की, जो कि 1992 में आई, यानी कि 1992 में। शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय, पूर्व बाल्यावस्था, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये बात कही गई किसके अंदर? यशपाल समिति के अंदर। होमवर्क जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा जहां अनिवार्य हो गैर पाठ्य पुस्तक का होना चाहिए, लेकिन यदि बुक्स की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? बात करते हैं कक्षा 6ठी से 8वीं में हिस्ट्री के सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम के बाद के विकास पर बल देना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आपको बल देना है। ये थी हमारी यशपाल समिति, जिन्होंने किस किस चीज़ पर बल दिया था? बच्चों के होमवर्क पर बल दिया था, टीचिंग एजुकेशन पे बात किया था कि हाँ भाई कोई भी जो है परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई भी साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, ताकि शैक्षिक बोझ जो है वो कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पर बात करी थी। और क्या क्या बात करी थी उन्होंने? विद्यालय के अंदर जो है ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, इस पर बात करी थी। समाज में परसेंटेज के ऊपर या फिर उपस्थिति प्रतिशतता के ऊपर उन्होंने बात करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कहा था यशपाल समिति के अंदर। ये सारे के सारे सुझाव दिए गए थे। विचार की सराहना, खंड जिला स्तर पर शिक्षा समिति बननी चाहिए।
ठीक है। यशपाल समिति ने निम्न गुणवत्ता मापदंडों का सुझाव दिया था, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि विद्यालय के अंदर ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, दूसरा समाज में प्रतिशतता, उपस्थित हाजिरी प्रतिशतता, यानी कि एक कठोर और एक पूर्ण गहन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश करी थी इन्होंने कि आफ्टर डिग्री 1 साल का हो और 12th के बाद ये 3 साल का हो, ताकि टीचर्स अच्छे पढ़े लिखे आएँ, हमें अच्छी नॉलेज दे पाएँ बच्चों को और वो उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ। अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से यशपाल समिति ये चाहती थी कि जो निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए कठोर से कठोर मानदंड होने चाहिए। ठीक है। समिति ने इस विचार की भी सराहना की कि गांव, खंड और जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बननी चाहिए, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों की योजना और उनके पर्यवेक्षण का दायित्व ले सके। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको यशपाल समिति ने किस किस चीज पर बात करी है? तो ये ऊपर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने टीचर्स एजुकेशन के बारे में बात कर ली है और स्कूल्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है। बात करते हैं अब अगला टॉपिक हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 1968 की हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये थी 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करना। ठीक है। दूसरा, शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण में योग्यता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना। चौथा, शैक्षिक अवसरों का समकरण उद्देश्य। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमारी एनपीई के अंदर जो है मानी गई है। सबसे पहले तो यही हो गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, यानी कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, और जो भी विद्यालयों के अंदर जो स्टैग्नेशन है उसको कम करना। ये सब चीज़ें, अध्यापकों की स्थिति को पारिश्रमिक और शिक्षा, यानी कि अध्यापकों को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करें। ठीक है। उनको हम स्वतंत्र छोड़ दें कि हाँ भाई अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो अच्छे अच्छे। ठीक है। भाषाओं का भी विकास हो। ओके फ्रेंड्स, और क्या हो सकता है? साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना, यानी कि जन निरक्षरता को बिल्कुल समाप्त कर देना। ठीक है। पुस्तकों का उत्पादन करना, इनके बच्चों के लिए जो ना उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का उत्पादन किया जाए, ताकि अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं बच्चों को मिल पाए। खेल कूद और क्रीड़ा, विद्यार्थियों का शारीरिक स्वस्थता व क्रीड़ा कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से खेल कूद, क्रीड़ा आदि का विकास करना। और क्या हो सकता है? अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, उनके कर्मियों को, उन सभी के लिए व्यापक स्तर पर एक जो है अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास करना, जो उसी स्तर के हों जैसे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के हैं। जैसे मान लो किसी के पास टाइम नहीं है तो कम से कम पत्राचार के माध्यम से पढ़ पाए। ठीक है। उसकी एजुकेशन ना छूटे। ठीक है। बात करते हैं अब एनईपी 1986 की राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है और पाठ्यचर्या के 10 सार भाग तत्व हैं। कितने भाग हैं? 10। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले की सामान्य शैक्षिक संरचना। ठीक है। सामान्य शैक्षिक संरचना। दूसरा आता है हमारे सामने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। अधिगम के न्यूनतम स्तर, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL, हमने ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। गति निर्धारित नवोदय स्कूल, और 10 कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और क्या हो सकता है? सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, प्रौढ़ शिक्षा को भी उसके अंदर प्रोत्साहन दिया गया था। शिक्षा में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग किया गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। अध्यापक की स्थिति को उभारा गया इसके अंदर। शिक्षा में उत्तरदायित्व को बढ़ाया गया। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ 8 years प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। यानी कि 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना किस प्रकार से होगी। ऐसा सोचा गया कि देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक जैसी शैक्षिक संरचना बनाना लाभदायक होगा। राइट। तो अंतिम उद्देश्य क्या निकाला गया? 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें 2 साल की सीनियर सेकेंडरी अवस्था, जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों, महाविद्यालयों या दोनों में हो सकती है। ठीक है। शिक्षा की राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत, जैसा कि कोठारी आयोग ने भी कहा था कि 10+2+3 का प्रारूप के आधार पर जो है ये हम अनुशंसित कर लेते हैं। ठीक है। विद्यालय शिक्षा की इस एक समान संरचना को सारे देश में अपना लिया गया है। राइट। राज्यों के अंदर कुछ बातों के संदर्भ में विभिन्नताएं भी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई जो प्री प्राइमरी है वो आपका LKG से UKG, ठीक है, 3 to 6 years।
प्राइमरी एज जो स्टेज है 1st to 5th का 5 सालों तक एज कितनी होगी उसके अंदर 6 से 11 साल तक होगी। हाई प्राइमरी के लिए जो 6 to 8 होती है 3 साल होंगे, यानी कि 11 से 14 साल की एज होगी। हाई स्कूल जो है हमारा 9 to 10th 2 साल की होंगी और एज कितनी होगी बच्चों की 14 से 18 साल। अपर हाई स्कूल के अंदर 11-12 2 साल जाएंगे बच्चों के, उसके अंदर एज होगी बच्चों की 16 से 18 साल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आपको कि किस किस तरीके से जो है इसका पूरा जो है ग्राफ बना रखा है। क्लियर है। बात करते हैं हम अपने एनसीएफ की। एनसीएफ यह है एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 का पुनर्अवलोकन है। समझ में आ गया आपको। POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने 14 साल तक के बच्चों के लिए सावित्रिक नामांकन और सावित्रिक की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया। ठीक है, किस पर विचार किया? बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया। और पाठ्यचर्या संपादन के प्रभावी साधन हैं मीडिया, शिक्षा प्रौद्योगिकी। बच्चों को ये समझना चाहिए कि अधिगम कैसे किया जा सकता है और कैसे वे अपने ज्ञान की स्वयं रचना कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे सृजनात्मक तथा सुगध अधिगम की अनुभूति हो सके उन बच्चों को भी। ठीक है, ये था हमारा एनसीएफ 2005 में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, ये आपको क्लियर हो गया है कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इन सब से जो है इसके अंदर हेल्प ली गई है। ठीक है, बात करते हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, यानी कि निर्देशक सिद्धांतों की। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और एक सार्थक अनुभव बनाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में उन सभी अच्छे विचारों को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं कौन कौन से विचार हैं। विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबंध करना, ठीक है, जो भी बाहर की नॉलेज है उसको कोरिलेट करना, सुनिश्चित करना कि अध्येता रटंत विधियों से बिल्कुल दूर रहे, रट्टाफिकेशन ना करे, रट्टू तोता ना बने। पाठ्यचर्या को इस प्रकार संवर्धित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके। ठीक है, और क्या था? परीक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लचीला बना सके और त्रिभाषा फॉर्मूला की अनुशंसा भाषा अधिगम का मूल है। ठीक है, यानी कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो उसका बिल्कुल मूल है। ठीक है, और क्या था? पर्यावरण शिक्षा प्रत्येक शिक्षकों का भाग होना चाहिए, मतलब हर एक विषयों में जो है आपको साइंस तो उसके अंदर डालना ही डालना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। और पाठ योजना का जो ना उपागम है, एक हर्बार्शियन चरणों की बजाय एक ज्ञान रचनावादी अधिगम उपागम अपनाना पड़ेगा। यानी कि पाठ योजना के लिए हम पहले जो था एक हर्बार्शियन चरण थे उस पर हम रहते थे डिपेंडेंट, लेकिन अब क्या है, एक ज्ञान रचनावादी अधिगम पर हमें लेना पड़ेगा। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कमजोर वर्गों के परिप्रेक्ष्य में भी करना चाहिए। ठीक है, ये दस्तावेज हमारे ध्यान को कार्य और शिक्षक की ओर आकर्षित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सम आलोचनात्मक अध्यापन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बात करते हैं इसकी प्राथमिक स्तर पर परीक्षा की समाप्ति CCE पैटर्न पर बल दिया जाए। ठीक है, ये CCE है, CCC नहीं है। ठीक है, और पाठ्यचर्या को संपादित करने की कुल अवधि 200 दिन निर्धारित की गई है। विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर का जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण किया जा सकता है और इसका निर्धारण जिला पंचायतों के साथ परामर्श करके किया जा सकता है। हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क के अंदर भाई क्या है? कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 3री से 2 घंटे प्रति सप्ताह होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माध्यमिक विद्यालय में 1 घंटा प्रतिदिन और 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह। और उच्च की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 2 घंटे प्रतिदिन यानी कि 11 से 12 घंटे प्रति सप्ताह उनको होमवर्क दिया जाएगा। यही थी हमारी प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या के लिए निहितार्थ। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इसके अंदर ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं देना है, यानी कि होमवर्क नहीं देना है। और प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 3री से 2 घंटे प्रति सप्ताह आपको होमवर्क देना है। माध्यमिक विद्यालय में 1 घंटा प्रतिदिन या फिर 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह आपको होमवर्क देना है। और उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 घंटे प्रतिदिन या 11 से 12 घंटे प्रति सप्ताह आपको होमवर्क देना है। ठीक है फ्रेंड्स, होमवर्क वाले में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने घंटे आपको होमवर्क देना है। ठीक है, इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप ये जरूरी हो जाता है कि नए लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु टीचर्स को हम ट्रेनिंग दें।
ठीक है, उनको नए नए आयाम, नई नई शैक्षणिक प्रणाली उनको प्रदान करें। ठीक है कि टीचर्स आप इस तरीके से पढ़ा सकते हो, राइट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में अध्यापकों के नई भूमिकाओं और उनके नए उत्तरदायित्वों की कल्पना की गई। ठीक है, उनके प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए कि भाई इस तरीके से जो है टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है और भी अच्छी फील्ड में वो काम कर सकती हैं, राइट। बात करते हैं इसी के अंदर आगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षक को एक कंटेस्ट लिस्ट के रूप में देखता है, यानी कि उत्प्रेरक यानी कि मोटिवेटर, ठीक है, उसके रूप में देखा जाता है कि यही है बस जो चेंजेस ला सकता है। बात करते हैं इसकी यूएन की घोषणा 1948 इसके अंदर करी गई थी फ्रेंड्स, आपकी मानव अधिकारों की घोषणा, ये याद रखिएगा आप। 1959 के अंदर बच्चों के अधिकारों की घोषणा। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 51A। इसके अंदर क्या था, नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार सभी माता पिताओं या अभिभावकों का ये कर्तव्य था कि वे 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों को, आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अब प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 6 से 14 साल तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उसके निकट के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, उससे किसी भी प्रकार की कोई फीस, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब 1902 की। 1902 में क्या हुआ था, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पहले ही तैयार कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1902 में आप याद रखिएगा कि कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट तैयार कर दिया था। 1918 में क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने सार्वभौमिक शिक्षा को अधिनियम में तत्काल मुंबई के सभी नगर परिषदों में फ्री कर दिया था। 1974 में यानी कि 74 में क्या हुआ था, भारत ने बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। आपको हर एक जो है ये सन याद होना चाहिए। 1902 में क्या हुआ था, 1918 में क्या हुआ था, 1974 में क्या हुआ था। 1902 में कोल्हापुर वाले शिवाजी ने वो एक्ट बना दिया था। 1918 के अंदर वल्लभ भाई पटेल ने सार्वभौमिक शिक्षा को जो है नगर परिषदों में फ्री कर दिया था। 1974 में क्या हुआ था, भारत ने बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति बना दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अच्छे से याद करिएगा। बात करते हैं अब यूनिसेफ की रिपोर्ट, यूनिसेफ नहीं है, यूनिसेफ है ये। यूनिसेफ रिपोर्ट 2005 जिसका टाइटल था चाइल्डहुड अंडर थ्रेट, याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अनुसार क्या था, 5 साल से 14 साल के मध्य जो 7.2 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुंच से ही बाहर थे। इसीलिए बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के प्रति वचनबद्धता में होते हुए भारत सरकार ने क्या किया, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को अपने अस्तित्व, विकास और भागीदारी का अधिकार है और ये एक जिम्मेदार नागरिक और अध्यापक के रूप में हमारा परम कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों की हम रक्षा करें। इसीलिए जो है आरटीई 2009 आया, इसके अंदर हमने प्रावधानों का सविस्तार से हम देखेंगे इसको, कौन कौन से अधिकार थे, बच्चों के अधिकार, अध्यापक की भूमिका, उनके कर्तव्य, विद्यालय शासन प्रबंधन, ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं राइट्स की। विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सभी बच्चों के साथ आने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो स्कूल के अंदर लेट आता है, तो हमें उसको एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये क्लास हम देंगे उनको, वो मिनिमम जो है 3 महीने की, और उसको बढ़ा के हम उसे 2 साल तक कर सकते हैं, ताकि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो अपनी जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से उस क्लास में बैठ जाए और अच्छे से सब चीज़ों को सीख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना कि माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। इसीलिए जो स्कूल कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर 50% जो है महिलाएं होंगी। ठीक है, हमारा जो है बताया गया है, राज्य सरकार जो है कक्षा
पहली से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए उनके निवास स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल बनाएगी। और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर, ये फ्री नहीं है, 3 किलोमीटर पर बनाएगी। बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति की। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति जो है इसके अंदर गार्जियंस का रोल होगा 75%। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हर एक उसको देखना कि जो टीचर है वो गैर शैक्षिक कार्यों के नीचे तो नहीं दबा हुआ है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय का विकास कार्यक्रम तैयार करेगी फॉर 3 इयर्स। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका आरटीई को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए एक अभिरक्षक के रूप में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका है वो आरटीई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक अभिरक्षक के रूप में होती है। बात करते हैं फुल फॉर्म की, REPA यानी कि राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके राइट्स की। कनाडा का एक संगठन है जो बच्चों के अधिकारों को 3 वर्गों में बांटता है। एक होता है आपका प्रावधान, दूसरा सुरक्षा और तीसरा भागीदारी। प्रावधान के अंदर क्या है, बच्चों को उपयुक्त जीवन स्तर, स्वास्थ्य और देखभाल, शिक्षा, सेवाओं, इन सब का जो है अधिकार है। सुरक्षा के अंदर क्या आता है आपका, बच्चों को कुप्रयोग से, उपेक्षा से, शोषण से, भेदभाव से हर तरीके से जो है सुरक्षा का अधिकार है। और भागीदारी में क्या आ जाता है आपका, बच्चों को सामुदायिक भागीदारी का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब CRIN की, यानी कि चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, आपके 2 भागों में बांट देते हैं उसको, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, और दूसरा बांट देते हैं उसको पर्यावरण संबंधी अधिकारों के अंदर। ठीक है, जो पर्यावरण संबंधी अधिकार हैं इसको हम तीसरी पीढ़ी के अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है इसको। ओके फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हैं स्लाइड्स में लाना इम्पॉसिबल है, बहुत लंबी स्लाइड्स हो जाती हैं। अभी मैंने बिल्कुल इसके अंदर मेन ले रखे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर पर्यावरण संबंधी सांस्कृतिक विकासात्मक अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक संरचना, सेंटर लेवल पर हमारी NCERT है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी डाइट्स हैं, जो ये हम ये डाइट वगैरह करते हैं। ठीक है, जो ET डिप्लोमा मिलता है जहाँ से, दिल्ली में इनको डाइट बोलते हैं, DIET। और स्टेट लेवल पर आपकी SCRT है, SIMT है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। सेंटर लेवल पे आती है आपकी NCERT, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है आपकी डाइट, और स्टेट लेवल पे आती है आपकी SCRT और SIMT। अगर आप लोगों को टाइम लगता है तो आप इन सबको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। NIOS की बुक के अंदर बहुत ही एक डिटेल समरी आपको इसकी मिल जाएगी। बात करते हैं आप डाइट, BRC, CRC, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। डाइट तो मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको JBT वगैरह की नॉलेज दी जाती है। BRC क्या है आपका, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स हैं। CRC मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हैं आपके। NCERT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1961 में। BRC के बारे में बात करते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स की। इसको क्यों बनाया गया था, डाइट्स को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलाप की गति को तीव्र करने का दायित्व इसको सौंपा गया था। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स को, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं खंड संसाधन केंद्र, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, एक खंड जो है संसाधन केंद्र में 100 गांवों का एक समूह होता है। एक खंड संसाधन केंद्र के क्रियाकलाप का समन्वयन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करता है, जिसे तकनीकी सहायता दूसरे व्यक्ति जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, कोई क्लर्क वगैरह हो गए, ये सब चीजें इसको प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी महासभा में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, प्रख्यात शिक्षा अध्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं मोटिव्स की। मोटिव्स क्या क्या हैं आपके, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब बात करते हैं मेन इंस्टीट्यूट्स की। मेन इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में है। बात करते हैं NCERT के कुछ मेन पॉइंट्स की। तो जो NCERT की मुख्य अतरंग परिषद है या प्रबंध परिषद, इसकी कार्यकारी समिति है। और जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है वो सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको याद रखिएगा, बहुत मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। UGC का अध्यक्ष
भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति, जो ये बहुत सारे होते हैं, इनमें से जो है 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये, जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से कम 4 जो है टीचर्स ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का जो सचिव होता है, इसका संयोजक होता है, मुख्य समिति की सहायतार्थ 3 जो है उप समितियां भी होती हैं। ठीक है, तीसरी है एनसीईआरटी की ही मेन, वो क्या है, PSSSINE यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि भोपाल में है। यही एनसीईआरटी की ही शाखाएं हैं ये, जो ये काम करती हैं। बात करते हैं दूसरी RIE की, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर भोपाल के अंदर। बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वविकीकरण के लिए व्यूह रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम साखर शालाओं की। आप सोचेंगे साखर शालाएं थी क्या? आप सोचिए, एक बच्चा है प्रकाश, वो सोच रहा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दे और अपने पिता की जो है ना व्यवसाय में हाथ बटाए। और जो प्रकाश का पिता है, उसका हम किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि प्रकाश की पढ़ाई को जारी रखे। इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए साखर शालाएं शुरू करी। ये जो साखर शालाएं थी, सारे वर्ष नहीं चलती थी, बल्कि शैक्षिक वर्ष के उत्तरार्ध में चलती थी। यानी कि जैसे जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उसके बाद जून के महीने में शुरू कर देते थे, ताकि जो गन्ने के मतलब वो उसका काम भी कर सके, फैक्ट्री वाला भी काम कर सके बच्चे। ठीक है, यानी कि जब भी बच्चा जो है हर चीज को कर पाए, ये 6 महीने के अंदर होती थी। ठीक है, बात करते हैं अब हम सर्व शिक्षा अभियान की। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली के पिरामिड का आधार होती है, जिस पर 10 पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इस पर जो है विशेष बल दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अब यूपी की बेसिक शिक्षा परियोजना की। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या था, 1993 में विश्व बैंक की सहायता से ये जो है शुरू करी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूपी एजुकेशन की, यूपी ने 1993 में विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना शुरू करी। इस परियोजना का दायित्व था सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था को सौंपा गया था। इसके अंदर हुआ क्या, 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता की गई, नव युवकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया, ये सब चीजें करी गई। अब आते हैं हम बिहार की शिक्षा परियोजना पर। इसके अंदर क्या उद्देश्य था, गुणवत्ता शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा का सार्वविकीकरण करना। 12 डिस्ट्रिक्ट, पहली ऐसी परियोजना जिसका वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर था। अब बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट का दायित्व, लैंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने इस वाले स्लाइड के अंदर सर्व शिक्षा अभियान पढ़ लिया, यूपी की बेसिक शिक्षा परियोजना पढ़ ली, सभी के लिए शिक्षा पढ़ ली। अब बात करते हैं लोक जंबिश की। लोक जंबिश क्या है, जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो है सिडा के सहयोग से ये 1992 में चलाई थी। सिडा मतलब स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, इस परियोजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका मुख्य बल किस पे था, लड़कियों की शिक्षा पर और उनके विकास पर था, साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा पर, जिसके साथ लोक संगठन के लिए कार्यकलाप आते हैं। इसके अंदर क्या था, मोबिलाइजेशन और भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना, लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजीयन में सुधार करना, महिला और पुरुष दोनों में 15 से 35 आयु वर्ग में 80% तक साक्षरता दर को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रवेश उत्सव की। प्रवेश उत्सव क्या था, ये एक ऐसी घटना थी जिसके माध्यम से बच्चों में विद्यालय और समुदाय में सकारात्मक और सृजनात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सके। ये थी हमारी लोक जंबिश, जो कि राजस्थान में चलाई गई थी। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक ऐसी स्वायत्त संस्था का निर्माण करना जिसमें सशक्त समिति हो और जो प्रगति का पुनर्निरीक्षण कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब शिक्षा कर्मी योजना की।
ये योजना जो है जिसे राजस्थान सरकार ने 1987 से स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया, जो कि प्राइमरी एजुकेशन की सार्वत्रिकीकरण की प्राप्ति में एक मुख्य रोड़ा थी। अगर टीचर्स ही नहीं आएंगे तो क्या ही पढ़ाएंगे वो। ठीक है, इसने एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एक एकल अध्यापक विद्यालय में स्थापन करने का विचार किया, जिसके साथ 2 स्थानीय निवासी, जिन्हें शिक्षा कर्मी कहा गया, सहायतार्थ लगाए गए। ठीक है, कि भाई आप इनके साथ रहो तभी आप इन पे नजर रख सकते हो। इसके अंदर और क्या क्या चीजें चलाई गई, डे केयर सेंटर चलाए गए, परिहार पाठशालाएं चलाई गई, महिला प्रकाशन केंद्र चलाए गए। डे सेंटर क्या है? प्राथमिक विद्यालय जब शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं। परिहार पाठशाला, जब बच्चे केंद्र पर पढ़ने नहीं आ सकते तो वो रात के समय पढ़ने आते हैं, उनको परिहार पाठशाला कहा जाता है। महिला प्रकाशन केंद्र क्या होता है? महिला शिक्षा कर्मियों की भर्ती व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस परियोजना के उद्देश्य क्या थे फ्रेंड्स? कि जो है शिक्षा प्रणाली का अभिमुखीकरण करना, जिससे महिलाओं की समानता और उनके जो है सशक्तिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके हम। ठीक है, और क्या था इसके अंदर? प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना। अब बात करते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम 1997 एमएच गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम 1993, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब इसके अंदर हुआ क्या क्या था? ठीक है, सुदूर क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजनाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी? पोषण आहार योजना, विद्या निकेतन, आश्रमशाला, बाल शिक्षा परियोजना। पोषण आहार योजना के अंदर क्या था? इसका उद्देश्य था 6 साल तक के बच्चों को संतुलित आहार देना, जो कि आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के माध्यम से दिया जाता था। आश्रमशाला के अंदर क्या था? ये था जनजातीय विकास के लिए। निदेशालय ने इस योजना को क्रियान्वित किया। इसके अंदर बहुत ज्यादा जो गरीब बच्चे थे उनको आश्रमों में आश्रय दिया जाता था और वहां पर उन्हें निःशुल्क लिखना, पढ़ना, आवास, वर्दी की सुविधाएं भी दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं विद्या निकेतन की। विद्या निकेतन क्या था? जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक नई योजना थी, जिसे 1981 में 1 या 2 जिलों में ही खोला गया था। इसके अंदर ये बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। बात करते हैं बाल शिक्षा परियोजना की। ये 1982 में यूनिसेफ की सहायता से शुरू की गई थी। इसमें बच्चों को सुंदर रोचक तस्वीरों वाली पुस्तकें जो है फ्री में दी जाती थी, ताकि पुस्तकों के प्रतिबंधों की रुचि का विकास हो सके। फलस्वरूप बच्चे जो है शालाओं में जाना जारी रखें। ये सारी की सारी स्कीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पोषण आहार योजना, विद्या निकेतन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अब विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजना शुरू करना, इंडस बाल परियोजना। इंडस बाल परियोजना क्या थी फ्रेंड्स? और एक था सेतु विद्यालय भी। सेतु विद्यालय क्या था? इन विद्यालयों का उद्देश्य था उन विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत करना जो बीच में ही विद्यालय छोड़ चुके हैं, जो कुछ सीखा था उसे भी लगभग भूल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को दोबारा से पंजीकृत किया जाए। दूसरा आता है आपका इंडस बाल परियोजना। इंडस बाल परियोजना क्या थी? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना मजदूरी करते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। इस परियोजना का उद्देश्य था बाल श्रम का उन्मूलन करना, उन बच्चों को साक्षर बनाना था। इसे महाराष्ट्र के 5 जिलों में कार्यान्वित किया गया था, गोंडिया, अमरावती, जालना, औरंगाबाद और मुंबई के अंदर। बात करते हैं शक्करशाला की। शक्करशाला क्या था? ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो गन्ना काटने वालों की बस्ती के समीप खोले जाते हैं, जो उन मजदूरों के बच्चों को साक्षरता प्रदान करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो गन्ना काट रहे होते हैं उसके पेरेंट्स, और बहुत ज़्यादा टाइम वो जो है उसी जगह पर जो है ये बिताते हैं। बात करते हैं वास्तिशाला की। वास्तिशाला क्या थी? ये अधिकांश प्राथमिक विद्यालय होते थे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम डीपीईपी की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजना थी ये। कौन सी? डीपीईपी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये शुरू की गई थी फ्रेंड्स 1995 में, और इसके 4 मुख्य घटक थे। कौन कौन से? सिविल कार्य, कार्यक्रम प्रबंधन, विद्यालय मानचित्रण, सूक्ष्म स्तर योजनाएं बनाना। 1990 के दशक के मध्य उन जिलों में जहां पर महिला साक्षरता दर बहुत नीचे थी, डीपीईपी परियोजनाएं वहां पर शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना। इसके लिए सभी स्तरों पर जिला विशिष्ट योजना, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रविधियां, इन सभी पर जो है बल दिया जाता रहा था।
प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनः शक्ति प्रदान करना तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना इस कार्यक्रम की मुख्य पहल है। ठीक है, ये परियोजना केंद्रीय सरकार की योजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में चलाया गया। बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों तक कर दिया गया। इसके अंतर्गत परियोजना आरंभ करने के लिए हर एक राज्य को 5 जिले चुनने होते हैं। वे जिले ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक पिछड़े हों और जहां पर स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हो और जहां पर TLC यानी कि समग्र साक्षरता अभियान सफल रहा हो, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। बात करते हैं हम एट लास्ट शॉर्ट फॉर्म्स। सार्वत्रिकीकरण के कारण 3 पक्ष सावित्री, अभिगम यत्ता, पंजीयन उपस्थिति तथा अवधारणा शिक्षा की गुणवत्ता। इसमें हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स करनी है। GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, NER नेट एनरोलमेंट रेशियो, UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर ब्लॉक नंबर 501 किया है। ठीक है, 501 हमने कोर्स इसके अंदर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कर लिए हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 भी थोड़ा सा रह गया है, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इतने आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हमने पॉलिसीज डिस्कस करी हैं जिसके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस सभी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।